हेलो एवरीवन, वेलकम टू एम्बिशन एकेडमी। मेरा नाम है पीयूष गुप्ता और जैसे कि आप जानते हैं अभी से पहले मैंने आपके साथ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के पिछले 10 लेक्चर में अपलोड कर चुका हूं और ये 11वां लेक्चर है। तो आज का लेक्चर में मैं कुछ थ्योरी नहीं पढ़ाने वाला हूं एक्चुअल में। तो अभी तक 10 लेक्चर में जो भी अपन पढ़ चुके हैं तो उन सब टॉपिक से रिलेटेड सीबीएसई के लेटेस्ट एग्जाम में क्या क्या क्वेश्चंस आए थे आज मैंने वो डिस्कस करे हैं। तो लेटेस्ट एग्जाम आप मान सकते हैं 2020 का जो एग्जाम था, क्योंकि 2021 में तो आप जान सकते हैं कोविड के कारण कोई एग्जाम नहीं हो पाया, बच्चों को प्रमोट कर दिया गया था। तो जो लेटेस्ट एग्जाम सीबीएसई 2020 में हुआ था केमिस्ट्री का एग्जाम, तो उस चैप्टर से कुछ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का क्वेश्चन मैं लेकर के आया हूँ। तो पिछले 10 लेक्चर हम जो भी पढ़ चुके हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चन ही आज मैं आपको इस लेक्चर के अंदर कराने वाला हूँ। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। इसमें कुछ न्यूमेरिकल्स होंगे, कुछ थ्योरी वाले क्वेश्चन होंगे, सारे मिक्स होंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं न्यूमेरिकल स्टार्ट कर रहे हैं अपन। तो सबसे पहला न्यूमेरिकल होगा कोलराश gives following relation for the strong electrolyte lambda equal to lambda naught minus a square root of c. Which of the following is correct? Which of the following is correct? देखिए, अगर आप इस लेक्चर पे पहली बार आए हैं, 11th लेक्चर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का, तो इससे पहले आपको 10 लेक्चर देखने पड़ेंगे, तभी ये क्वेश्चन आपको कुछ समझ आने वाले हैं। ये क्वेश्चन जो है आपके पास सीबीएसई 2020 में आ रखा है। ये दिल्ली एग्जाम में आया था, दिल्ली के एग्जाम में आया था, सीबीएसई दिल्ली। ठीक है, 2020 लेटेस्ट एग्जाम, बिल्कुल पेपर अपन डिस्कस कर रहे हैं। तो सर इसके 4 ऑप्शन आपको दिए हुए हैं। लैम्डा इज इक्वल टू लैम्डा नॉट एज सी अप्रोचेस टू स्क्वायर रूट ऑफ ए बी, लैम्डा इक्वल्स टू लैम्डा नॉट एज सी अप्रोचेस टू इंफिनिटी, सी लैम्डा इज इक्वल टू लैम्डा नॉट as c approaches to 0 and d lambda equals to lambda naught as c approaches to 1। तो ये 4 ऑप्शन इसके लिए दिए हैं। अगर आपने हमारे पहले के 4 लेक्चर, पहले के 10 लेक्चर देखे होंगे तो डेफिनेटली आपको इसका आंसर पता होगा। तो ये एक इक्वेशन है हमारे पास, इसका आंसर देख लेते हैं जरा। ये एक इक्वेशन है, इस इक्वेशन का नाम होता है डिबाय-हकल-ऑनसेगर इक्वेशन। डिबाय-हकल-ऑनसेगर इक्वेशन, इस इक्वेशन का ये नाम होता है डिबाय-हकल-ऑनसेगर इक्वेशन। ठीक है, ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए दी जाती है। और आप जानते हैं हमने क्या पढ़ाया था, व्हेन कंसंट्रेशन अप्रोचेस टू जीरो, हमने पढ़ाया था व्हेन कंसंट्रेशन अप्रोचेस टू जीरो, दैट इज जब हम इनफाइनाइट डाइल्यूशन कर देते हैं, इनफाइनाइट डाइल्यूशन कर देते हैं, जब हमने पानी ढेर सारा मिला दिया, इनफाइनाइट डाइल्यूशन कर दिया, इसका मतलब कंसंट्रेशन इज अप्रोचेस टू जीरो, कंसंट्रेशन बिल्कुल जीरो हो गया है ना इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का। उस समय जरा सी की वैल्यू अगर हम जीरो करते हैं, इन दैट केस लैम्डा इज इक्वल टू लैम्डा नॉट। तो सर अकॉर्डिंग टू दिस ऑप्शन सी इज करेक्ट, दिस इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ये लेक्चर मैंने आपको पढ़ाया था कंडक्टिव, शायद इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी वाले लेक्चर में ये चीज़ मैंने आपको पढ़ाई थी। ठीक है, तो ये इसका एक छोटा सा क्वेश्चन था एमसीक्यू टाइप का। ये सीबीएसई 2020 दिल्ली का क्वेश्चन है। ये डिबाय-हकल-ऑनसेगर इक्वेशन है। व्हेन कंसंट्रेशन अप्रोचेस टू जीरो, दैट इज जब आपने इनफाइनाइट डाइल्यूशन कर दिया, ढेर सारा पानी मिला दिया, उस समय मोलर कंडक्टिविटी बिकम्स इक्वल टू द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, एंड इसके हिसाब से देन ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है, चलिए डिस्कस करते हैं अगला क्वेश्चन। ऐसे ही जैसे जैसे मैं टॉपिक कराता जाऊंगा, उन टॉपिक से रिलेटेड लेटेस्ट सीबीएसई और आईसीएसई एग्जाम्स में जो भी क्वेश्चंस आएंगे वो सारे अपन यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी required
required to obtain 1 mole of Zn, 1 mole of Zn from जिंक सल्फेट सॉल्यूशन। ऐसा न्यूमेरिकल मैंने आपको फैराडेज लॉ में कराया था, अगर आपने देखा होगा तो। ये भी आया था सीबीएसई 2020 में, 2020 में आया था दिल्ली के एग्जाम में, ठीक है, दिल्ली एग्जाम में आया था आपके पास सीबीएसई 2020। तो आपको जिंक सल्फेट सॉल्यूशन से जिंक बनाना है, मींस ZnSO4 से आपको जिंक जाना है। यहाँ पर जिंक के ऊपर चार्ज है 2+ और इसके ऊपर था 2-, क्योंकि सल्फेट के ऊपर होता है 2-, तो इसके ऊपर ऑब्वियसली बात है चार्ज होगा 2+। और आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो, आपको Zn2+ से Zn की तरफ चलना है, ठीक है। आपको ये चाहिए ना, 1 मोल जिंक चाहिए फ्रॉम जिंक सल्फेट सोल्यूशन। जिंक सल्फेट सोल्यूशन से मतलब Zn2+ से आपको 1 मोल जिंक चाहिए। अच्छा अब सोचो, Zn2+ को Zn में कन्वर्ट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा सर? जब जिंक 2 मोल इतने इलेक्ट्रॉन गेन करेगा वो जिंक में बदल जाएगा, ठीक है। तो भाई 2 पॉजिटिव चार्ज 2 नेगेटिव चार्ज को कैंसिल कर देंगे, आपको मिल जाएगा जिंक। तो चेक कीजिए, 1 मोल जिंक के लिए आपको कितने मोल इलेक्ट्रॉन लग रहे हैं? 2 मोल इलेक्ट्रॉन लग रहे हैं, है ना। अगर आप 1 मोल जिंक चाहते हैं, आपको 2 मोल इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड है। बिल्कुल सर, 2 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स are required to obtain 1 mole of zinc, 1 mole of zinc। भैया 1 मोल जिंक के लिए आपको 2 मोल इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ रही है, आप देख सकते हो, ठीक है। अब 2 मोल इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज होता है सर? 1 मोल इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज होता है? 96500 कूलम। बिल्कुल सर, तो बेटा 2 मोल इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज होगा? ये होगा 2 × 96500 कूलम। बिल्कुल सर, 2 मोल इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज होगा? इतना चार्ज होगा। और इसे हम क्या लिखते हैं? 2F। इसे लिखते हैं 2 फैराड, इसे ऐसा लिखा जाता है। और अच्छा, इसमें आपको ऑप्शंस भी दिए हुए थे, ऑप्शंस दिए हुए थे 3F, B दिया हुआ था 2F और C दिया हुआ था 1F एंड D दिया हुआ था आपको 4F। तो ये ऑप्शंस दिए हुए थे। अब आप देख सकते हो 1 मोल जिंक सोल्यूशन से 1 मोल जिंक लाने के लिए मेरे 2 मोल इलेक्ट्रॉन लग रहे हैं, है ना। 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे इतना चार्ज होता है, इतना चार्ज होता है, तो 2 मोल इलेक्ट्रॉन पे कितना होगा सर? इतना चार्ज होगा। और इसे हम कैसे लिखते हैं? 2F। तो सर द राइट ऑप्शन इज 2F, ठीक है। तो ये करेक्ट ऑप्शन आ गया सर 2F का। देखिए भाई, अगर आप पहली बार इस लेक्चर में तो आपको बहुत मुश्किल होगी, सर क्या पढ़ा रहे हो आप उल्टा सीधा। लेकिन अगर आप पहले के 10 लेक्चर देख चुके हैं तो फिर आपको ये बहुत ईजी लगने वाला है, ठीक है। शायद मुझे इतना कराने की जरूरत भी ना पड़े। आप क्वेश्चन देखो, आपको अपने आप ही आंसर समझ आ जाएगा कि हाँ सर इसका आंसर यही होगा, ठीक है। चलिए एक और बढ़िया न्यूमेरिकल है, उसको डिस्कस करते हैं। देखिए, अगर आप सोचेंगे कि पहले के 2-3 लेक्चर देख लेंगे तो सर हमें ये सब समझ आ जाएगा, नहीं आएगा। ये जो पहले 2 न्यूमेरिकल, ये जो मैंने न्यूमेरिकल अभी कराया, ये शायद मैंने फैराडेज लॉ का कराया है। और जब आप पहले 2-3 लेक्चर नहीं देखोगे तो ये फिर आपको नहीं समझ आने वाला था, ठीक है। चलिए नाउ ये थोड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा। व्हेन स्टेडी करंट of 2 ampere was passed through 2 electrolytic cell A and B containing electrolytes ZnSO4 and CuSO4, 2 gram of copper were deposited at cathode of cell
बी फुल स्टॉप हाउ लॉन्ग डिड करंट फ्लो, हाउ लॉन्ग डिड करंट फ्लो। पहला क्वेश्चन तो आपसे ये पूछा है इसमें, ठीक है। नाउ व्हाट मास ऑफ zinc deposited at cathode of cell A, at cathode of cell A, full stop। और आपको कॉपर और जिंक के बारे में दो चीजें दी गई है गिवन। कॉपर इक्वल्स टू 63.5 ग्राम पर मोल एंड जिंक के लिए आपको दिया गया है ये वैल्यू 65 ग्राम पर मोल। एंड अगेन दिस इज एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और ये आपके पास आया था CBSE 2020 में, 2020 दिल्ली एग्जाम में आया था, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सर ये है क्या, पहले तो थोड़ा सा अजीब लग रहा है सर। व्हाट इज दिस, ग्राम पर मोल, ग्राम पर मोल। कॉपर के लिए दिया है 63.5 ग्राम पर मोल, मतलब एक मोल कॉपर का आपको वेट दिया है 63.5 ग्राम पर मोल का मतलब क्या है सर, एक मोल कॉपर का वेट हमें दिया है। एंड अगेन दिस 65 ग्राम पर मोल का मतलब है एक मोल जिंक का आपको वेट दिया हुआ है, ठीक है, 65 ग्राम्स। तो ये इसका मतलब होता है, ठीक है, एक मोल जिंक का वेट 65 ग्राम, एक मोल कॉपर का वेट 63.5 ग्राम, इसका मतलब ये है, ठीक है। अब चलिए जरा क्वेश्चन को देख लेते हैं एक बार। तो सर ये कुछ ना कुछ पढ़ा हुआ लग रहा है। फैराडे सेकंड लॉ में कुछ ऐसी कंडीशन अपन ने बनाई थी। हमने दो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल लिए हैं, ठीक है, एक में जिंक सल्फेट सोल्यूशन डाला हुआ है और एक में कॉपर सल्फेट सोल्यूशन डाला हुआ है, ठीक है, जिंक सल्फेट सोल्यूशन और इसमें कॉपर सल्फेट सोल्यूशन अपन ने डाला हुआ है, ठीक है। इन्हें हमने सीरीज में कनेक्ट किया है। अब सीरीज में कैसे कनेक्ट करते हैं, ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पर दो इलेक्ट्रोड्स और लगेंगी, एक यहाँ लगेगी, एक यहाँ लगेगी, ठीक है। लीजिए, ये एक पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट है तो ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट है तो ये नेगेटिव, ठीक है। अब ये पॉजिटिव तो इसके रिस्पेक्ट में ये नेगेटिव हो गया, ये नेगेटिव तो इसके रिस्पेक्ट में पॉजिटिव हो गया, ठीक है। ये जिंक सल्फेट का सोल्यूशन मतलब इसके अंदर जिंक 2+ भी घूम रहे होंगे एंड SO4 भी घूम रहे होंगे। ये कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन है तो इसके अंदर कॉपर 2+ भी घूम रहे होंगे एंड SO4 भी घूम रहे होंगे। बिल्कुल सर। चलिए अब आपसे पूछ रहा है, चलिए जरा वैल्यूज को लिख लेते हैं। वन स्टडी करंट ऑफ 2 एम्पेयर, आपने 2 एम्पेयर का करंट पास किया, बिल्कुल। इन दो इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन से आपने 2 एम्पेयर का करंट पास किया, ठीक है। एक चीज सर, सीरीज सर्किट की अगर मैं बात करूं आपसे, सीरीज सर्किट में करंट सेम रहता है, करंट इज सेम, ये मैंने पहले भी बता चुका है आपको, ठीक है। और हमने सेम टाइम के लिए करंट फ्लो करवाया, ठीक है, दोनों में से सेम टाइम के लिए करंट फ्लो करवाया। ऐसा नहीं इसमें अलग टाइम दिया, इसमें अलग टाइम दिया, ऐसा नहीं, दोनों सर्किट में से, दोनों सेल में से सेम टाइम के लिए हमने करंट फ्लो करवाया, ठीक है। करंट तो सेम रहता ही रहता है सीरीज में और सेम टाइम के लिए हमने करंट फ्लो करवाया तो चार्ज होता है करंट इनटू टाइम, ठीक है। तो सर चार्ज की वैल्यू भी क्या होगी, दोनों के लिए सेम होगी। भाई दोनों में करंट सेम है, ठीक है, सीरीज में करंट सेम रहता है, सेम टाइम के लिए मैंने करंट फ्लो करवाया, बिल्कुल सर। तो सर दोनों सेल में से चार्ज भी तो सेम फ्लो करेगा, बिल्कुल सर, दोनों सेल में से चार्ज की क्वांटिटी भी सेम फ्लो करेगी। अच्छा, तो सर करंट हो गया मेरे पास 2 एम्पेयर, ओके। जब मैंने इन दोनों सेल में से 2 एम्पेयर का करंट पास करवाया तो सर मेरे पास 2 ग्राम कॉपर डिपॉजिट हुआ। कितना ग्राम कॉपर डिपॉजिट हुआ सर, 2 ग्राम ऑफ कॉपर मेरे पास डिपॉजिट हुआ। कहाँ पर डिपॉजिट हुआ, ये सेल है A और सॉरी ये सेल है B एंड दिस सेल इज A। तो सेल B के कैथोड पर 2 ग्राम कॉपर डिपॉजिट, चेक करें, 2 ग्राम ऑफ कॉपर डिपॉजिटेड एट कैथोड ऑफ सेल B। सेल B के कैथोड पर मींस यहाँ पर 2 ग्राम कॉपर डिपॉजिट हुआ, ओके, ठीक है। आपसे बोला है सर बताओ कितनी देर के लिए आपने करंट फ्लो करवाया होगा। सवाल अच्छा है, कितनी देर के लिए करंट फ्लो करवाया होगा। अब सर सवाल तो ये है, इतना सब निकालें कैसे, समझो बात को। सर हम जानते हैं Q होता है I इंटू टी। मुझे निकालना, मैंने जब इसमें से करंट फ्लो करवाया 2 ग्राम कॉपर इसके कैथोड पे डिपॉजिट हो गया तो सर मैंने वो करंट कितने देर के लिए फ्लो करवाया, इसका वैल्यू मेरे पास है
2 एम्पेयर। अगर इसका वैल्यू पता लग जाए तो मैं करंट टाइम निकाल सकता हूँ। सोचने की बात है भाई, अगर मुझे चार्ज का वैल्यू पता चल जाए तो मैं निकाल दूंगा I इक्वल टू क्यू अपॉन आई, टी इक्वल टू क्यू अपॉन आई, ऐसे निकाल सकता हूँ मैं चार्ज को, सॉरी टाइम को। अगर मुझे इसका वैल्यू पता लग जाए तो सर सारा का सारा खेल इसकी वैल्यू को निकालने का है। ठीक है, आइए तो यह चार्ज को निकालने का खेल सारा है सर। अब चार्ज कैसे निकलेगा मैं आपको दिखाता हूँ। देखो चार्ज निकालने का सिंपल सा फंडा है। आपने कॉपर डिपॉजिट किया ना, जरा समझो बात को। आपने कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में से इलेक्ट्रिसिटी पास कराई और कॉपर डिपॉजिट हुआ। इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, इसके यहाँ पर कॉपर पे चार्ज बचा 2+, तो कॉपर जब 2+ में था, सॉल्यूशन में जो कॉपर था 2+ की फॉर्म में है, कॉपर आयन है। आपने सॉल्यूशन से करंट पास कराया और कॉपर डिपॉजिट हो गया। बिल्कुल सर। और इस कॉपर का वेट कितना था? 2 ग्राम, 2 ग्राम कॉपर डिपॉजिट हुआ। बिल्कुल सर। अब जरा समझो, कॉपर 2+ कॉपर में कन्वर्ट हो रहा है, ऑब्वियसली बात इसने 2 इलेक्ट्रॉन दिए, इतने इलेक्ट्रॉन गेन किए होंगे। बिल्कुल सर। अच्छा, 1 मोल कॉपर डिपॉजिट करने के लिए आपको 2 मोल इलेक्ट्रॉन लग रहे हैं। अभी जैसे जिंक का केस कराया, 1 मोल कॉपर डिपॉजिट करने के लिए आपको 2 मोल इलेक्ट्रॉन लग रहे हैं। बात को समझो। अब 2 मोल इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज होता है सर? 2 × 96500 कूलम। अब तो सीधा सीधे लिख सकते हैं, इतना तो आपको प्रैक्टिस हो गई होगी अगर आप पहले के लेक्चर देख चुके हैं कि हाँ सर 2 मोल इलेक्ट्रॉन में इतना ही चार्ज होता है ना? बिल्कुल। इतना कूलम ऑफ इलेक्ट्रिसिटी डिपॉजिट 1 मोल ऑफ कॉपर, है ना? 1 मोल कॉपर, इतनी इलेक्ट्रिसिटी 1 मोल कॉपर को डिपॉजिट करती है। बिल्कुल सर। अच्छा जरा बताएंगे 1 मोल कॉपर का वेट कितना दिया हुआ है, मास कितना दिया हुआ है? मैंने आपको क्या समझाया था? इसका मतलब क्या है? 63.5 ग्राम पर मोल का मतलब है 1 मोल कॉपर का वेट। तो इतनी इलेक्ट्रिसिटी लग रही है 1 मोल कॉपर को डिपॉजिट करने के लिए। तो मैं ऐसा भी तो कह सकता हूं सर, 2 × 96500 कूलम ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, या आप चार्ज भी कह सकते हैं, डिपॉजिट 63.5 ग्राम ऑफ कॉपर। मैं ऐसा भी तो कह सकता हूं क्योंकि 1 मोल कॉपर का वेट यही तो होता है 63.5 ग्राम। बिल्कुल सर। तो ये एक स्टेटमेंट बन गया हमारे पास, एक ये स्टेटमेंट सारा खेल करेगा। आओ थोड़ा सा स्पेस बना लेते हैं। डायग्राम ध्यान रखना, डायग्राम ये इस्तेमाल होगा आगे भी। ठीक है, चलिए। तो सर हमने क्या देखा कि इतना कूलम इलेक्ट्रिसिटी जो है 63.5 ग्राम कॉपर को डिपॉजिट कर रही है। ठीक है, अब मुझे निकालना है चार्ज। चार्ज का वैल्यू है यहां, मुझे चाहिए चार्ज। अब थोड़ा सा बात, इस स्टेटमेंट को पलट के लिखो। देखो 63.5 ग्राम ऑफ कॉपर is deposited by 2 × 96500 कूलम। इतना मतलब इतने ग्राम कॉपर कौन डिपॉजिट कर रहा है सर? इतना कूलम चार्ज डिपॉजिट कर रहा है। बिल्कुल, 63.5 ग्राम ऑफ कॉपर इज डिपॉजिटेड बाय इतना कूलम चार्ज। ऐसा कर लो। बिल्कुल भाई, इस स्टेटमेंट को पलट के तो लिखा मैंने केवल, है ना? इतना ग्राम कॉपर इज डिपॉजिटेड बाय इतना कूलम चार्ज, देन 1 ग्राम ऑफ कॉपर, यूनिटरी मेथड is deposited by 2 × 96500 कूलम अपॉन 63.5 कूलम चार्ज। सीधा सीधा सर यूनिटरी मेथड मैंने लगाया। मैंने क्या लगाया? सीधा सीधा यूनिटरी मेथड कि सर इतने ग्राम कॉपर इज डिपॉजिटेड बाय इतना कूलम चार्ज, देन 1 ग्राम कॉपर इज डिपॉजिटेड बाय 2 × 96500 अपॉन 63.5 कूलम ऑफ चार्ज, कूलम चार्ज। ठीक है। अच्छा, अब सर 1 ग्राम कॉपर को डिपॉजिट करने के लिए इतना चार्ज चाहिए। बिल्कुल भाई, 1 ग्राम कॉपर को डिपॉजिट करने के लिए सर इतना चार्ज चाहिए, है ना? लेकिन कॉपर डिपॉजिट कितना हुआ था यहाँ पर? चेक करो, 2 ग्राम हुआ था ना। आपको ये तो निकालना है कि 2 ग्राम कॉपर को डिपॉजिट करने के लिए कितना इलेक्ट्रिसिटी लगा होगा, कितना चार्ज लगा होगा। पहले ये तो कैलकुलेट करना है कि सर 2 ग्राम कॉपर को डिपॉजिट करने के लिए कितना चार्ज लगा होगा। मैंने क्या निकाला? 1 ग्राम कॉपर को डिपॉजिट करने के लिए इतना चार्ज लगा, इतना कूलम चार्ज लगा।
तो सर 2 ग्राम कॉपर को डिपॉजिट करने के लिए कितना चार्ज लगेगा, और देख लेते हैं। सो 2 ग्राम ऑफ कॉपर is deposited by सीधा सीधा यूनिटरी मेथड 2 into 96500 into 2 divided by 63.5 कूलम चार्ज। तो सर 2 ग्राम कॉपर को डिपॉजिट करने के लिए इतना कूलम चार्ज लगेगा। ठीक है, अब जैसे इसको सॉल्व करेंगे आपके पास आंसर आना चाहिए 6078.74 कूलम। इतना चार्ज आपके पास लगेगा सर 2 ग्राम कॉपर को डिपॉजिट करने के लिए। तो ये सीधा से सर एक पार्ट भी नहीं हुआ अभी तो, खैर मैं ये कह सकता हूँ एक कुछ हिस्सा हमने न्यूमेरिकल का सॉल्व कर लिया है कि सर 2 ग्राम कॉपर जो डिपॉजिट हुआ उसको डिपॉजिट करने के लिए आपने इतना चार्ज पूरे सिस्टम में से, पूरे सेल में से पास कराया होगा। बिल्कुल। अच्छा, अब मैंने आपको कहा था हमने चार्ज का वैल्यू क्यू निकाला। हम जानते हैं क्यू होता है I इंटू टी। बिल्कुल होता है सर। अब सर 2 ग्राम कॉपर को डिपॉजिट करने के लिए आपने चार्ज कितना पास करा, इतना पास करा, है ना। अब सर मेन सवाल तो ये है आपने करंट इतना पास किया, है ना, 2 एम्पेयर, आपने 2 एम्पेयर का करंट पास किया था। ये ऐसा कह लीजिए आपने इतना चार्ज पास किया, तो कितनी देर के लिए आपने पास किया, कितनी देर के लिए, टाइम पूछ रहा है ना। यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ टी। तो सर टी कैसे निकलेगा, क्यू बाय आई। भाई कैसे निकलेगा, क्यू बाय आई। ठीक है, तो आगे देखो भैया कैसे निकालना है। ये कितना आएगा 6078 डिवाइडेड बाय 2, 6078.74 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, तो भैया टाइम क्या है मेरे पास, वैल्यू क्या आया, ये आएगा मेरे पास 0 2 9 18 पॉइंट 2 3 6 2 7 14 सेकेंड्स। तो इतने सेकंड के लिए आपने करंट पास किया होगा। ठीक है, इतने सेकंड के लिए आपने सर करंट को पास किया होगा, तब जाकर के 2 ग्राम कॉपर डिपॉजिट हुआ। कहां पर, सेल बी के कैथोड पर। तो सीधा सीधा सर टाइम निकालने के लिए हमें चार्ज निकालने की आवश्यकता थी, इसीलिए मैंने इसको निकाला। ठीक है, तो भैया ये ऐसा न्यूमेरिकल तो आप तभी समझ पाओगे जब आप पहले के लेक्चर देखोगे, अदरवाइज ये न्यूमेरिकल आपके सर के ऊपर से जाने वाला है बिल्कुल कि सर आपने किया है। क्योंकि ऐसे ही न्यूमेरिकल बिल्कुल सेम न्यूमेरिकल मैंने पहले भी कराए हुए, नॉट सेम लेकिन कॉन्सेप्ट ऐसा ही लग रहा है ना। क्योंकि जब तक आप पहले के न्यूमेरिकल नहीं देखोगे तो आप बोर्ड का न्यूमेरिकल कैसे कर पाओगे। सीबीएसई 2020 दिल्ली का क्वेश्चन है। ठीक है, तो इतना देर के लिए सर हमने करंट पास किया, तो 2 ग्राम कॉपर सेल बी के कैथोड पर डिपॉजिट हुआ। अच्छा, अब सर आपसे पूछ रहा है व्हाट मास ऑफ जिंक डिपॉजिटेड एट कैथोड ऑफ सेल ए। सेल ए के कैथोड पर कितना ग्राम जिंक डिपॉजिट हुआ। चलिए सर इसको भी देखिए कौन सी बड़ी चीज है, ये भी बस छोटी सी बात है। आओ देखते हैं सर कि सेल ए के कैथोड पर जिंक कितना डिपॉजिट होगा। ठीक है, चलो ऐसा है ना सर, बोर्ड के क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो ही तो फायदा होगा कि नहीं। अच्छा, अब जब आप सेल ए के कैथोड पर जिंक डिपॉजिट करना चाहते हो, मतलब आप जिंक सल्फेट सॉल्यूशन से करंट पास कराओगे और कैथोड पर जाकर के डिपॉजिट होगा जिंक। यहाँ चार्ज 2+, यहाँ चार्ज 2-, तो मतलब आप जिंक 2+ में से करंट पास करा करके जिंक डिपॉजिट करना चाहते हो। बिल्कुल सर, जिंक डिपॉजिट करना चाहते हो तो सर आप सीधी सी बात है 2+ जो है जिंक बन रहा है, मतलब इसने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए होंगे। दिस इज द रिएक्शन, ये रिएक्शन है। अब आपसे पूछा कितने ग्राम जिंक डिपॉजिट होगा, कितने ग्राम जिंक डिपॉजिट होगा, कब जब आपने इस पूरे सेल के अंदर से इतना 6078.74 कूलम पर चार्ज पास करा। इस बात को मत भूल जाना। इतना चार्ज पास कराने से सर हमने क्या करा, 2 ग्राम कॉपर डिपॉजिट हुआ। कहां पर, सेल बी के कैथोड पर। तो सर सेल ए के कैथोड पर जिंक कितना डिपॉजिट होगा, इतना कूलम चार्ज पास कराने पर। ठीक है भाई, हम कंफ्यूज हो सकते हैं सर कि ये पूछ रहा है जिंक का मास कितना डिपॉजिट होगा, कब, जब इतना चार्ज आपने पास कराया। आओ देखते हैं सर। अगेन 1 मोल जिंक डिपॉजिट करने के लिए 2 मोल इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता आपको पड़ी। बिल्कुल सर, तो 2 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डिपॉजिट 1 मोल ऑफ जिंक, 1 मोल ऑफ जिंक। अब क्योंकि आपको मास निकालना है तो मोल को आपको मास में बदलना पड़ेगा। 1 मोल जिंक का मास क्या है, 65 ग्राम। बिल्कुल सर,
तो 2 मोल इलेक्ट्रॉन 1 मोल जिंक डिपॉजिट करते हैं। जरा 2 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज निकालेंगे आप, 2 × 96500 कूलम ऑफ इतना कूलम ऑफ चार्ज इलेक्ट्रिसिटी डिपॉजिट 65 ग्राम ऑफ जिंक। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, है ना। 1 मोल का वेट होता है इतना और 2 मोल्स में इतने कूलम चार्ज होते हैं, तो इतना कूलम ऑफ चार्ज डिपॉजिट इतना ग्राम ऑफ जिंक। बिल्कुल सर, इतना कूलम चार्ज इतना जिंक डिपॉजिट कर रहा है, तो सर 1 कूलम ऑफ चार्ज, यूनिटरी मेथड लगाओ, डिपॉजिट 65/2 × 96500 ग्राम ऑफ जिंक। बिल्कुल, 1 कूलम चार्ज पास कराएंगे तो इतना ग्राम जिंक डिपॉजिट होगा। अब सर 1 कूलम चार्ज पास कराने पर इतना जिंक डिपॉजिट हो रहा है, तो आपने कितना कूलम चार्ज पास किया? सर मैंने तो इतना कूलम चार्ज पास कराया, तब कितना जिंक डिपॉजिट होगा? चलो उसको भी देख लेते हैं। सो 6078.74 कूलम ऑफ चार्ज डिपॉजिट 65 × 6078.74 डिवाइडेड बाय 2 × 96500 ग्राम ऑफ जिंक। तो ये लीजिए, ये एक सीधा सीधा क्वेश्चन आपका ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया। इसका आंसर आने वाला है आपके पास, ये आएगा 2.05 ग्राम ऑफ जिंक। लीजिए, न्यूमेरिकल फिनिश हो गया। ठीक है, तो सर जब आपने, अब न्यूमेरिकल का पूरा सर कंक्लूजन क्या बनता है, जब आपने इतना कूलम चार्ज पास कराया था, टाइम मैंने निकाला था कितनी देर के लिए, 3039.37 सेकंड समथिंग आया था। तो जब उतना देर के लिए आपने इतना कूलम चार्ज पास कराया, तो 2 ग्राम कॉपर डिपॉजिट हुआ सेल बी के कैथोड पे, और इतना ग्राम जिंक डिपॉजिट हुआ सेल ए के, इतना ग्राम जिंक डिपॉजिट हुआ सेल ए के कैथोड पे। तो ये एक बहुत 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 बढ़िया और बहुत बेहतरीन न्यूमेरिकल था। ठीक है, अब ऐसे डिस्कस करते हैं 1-2 क्वेश्चन और छोटे छोटे, फिर अपने लेक्चर को ओवर करेंगे। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया। ऐसे क्वेश्चन आपके माइंड को शार्प बनाते हैं कि सर हाँ, कॉन्सेप्ट ऐसे भी लगाए जाते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे अगले न्यूमेरिकल की तरफ। बाकी न्यूमेरिकल भी कुछ ऐसे ही हैं। तो जब तक थ्योरी पोर्शन आपका कंप्लीटेड नहीं होगा, तब तक फिर आपको इसमें दिक्कत आने वाली है। तो थ्योरी पोर्शन बिल्कुल ढंग से तैयार करके रखेंगे और फॉर्मली ढंग से याद करके रखेंगे, तो फिर आपको न्यूमेरिकल में कहीं भी दिक्कत नहीं आने वाली है। क्योंकि ये न्यूमेरिकल थोड़ा सा बोर्ड जैसा था, लेकिन थोड़ा सा टफ था। तो ऐसे ही इसी टाइप के थोड़े इजी न्यूमेरिकल मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी कराए हुए हैं, तो आप उनको देखेंगे तो आपको और बेटर समझ आएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस of a column of 0.05 molar KOH। लीजिए, solution of length 50 सेंटीमीटर, solution of length 50 सेंटीमीटर and area of cross section 0.625 centimeter square, 0.625 centimeter square is 5 × 10⁻³ ohm. Find its resistivity, conductivity and molar conductivity. Okay, find its resistivity, conductivity and molar conductivity। लीजिए, बड़ा ही सीधा सा सवाल है सर, बहुत ही आसान सा सवाल है और बहुत इजीली हो भी जाना चाहिए। आइए, एक कॉलम है, उसका कॉलम का आपको रेजिस्टेंस क्या बोला है? द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ अ कॉलम ऑफ इतना मोलर NaOH सोल्यूशन। एक कॉलम है, उसके अंदर आपने इतना मोलर KOH सोल्यूशन भरा हुआ है। ठीक है सर, इतना मोलर आपने KOH सोल्यूशन भरा हुआ है। जो सोल्यूशन आपने भरा है उसकी मोलरिटी कितनी है सर? 0.05 मोलर। ठीक, इतनी उसकी मोलरिटी है। ठीक,
उस कॉलम की लेंथ है 50 सेंटीमीटर, लेंथ है 50 सेंटीमीटर, और उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है कितना 0.625 सेंटीमीटर स्क्वायर, और आपको बोला है इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ दैट कॉलम इज 5 × 10⁻³ ओम। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ दैट कॉलम इज 5 × 10⁻³ ओम। मेरे सॉल्व करने से पहले आप एक बार वीडियो को पॉज करके न्यूमेरिकल खुद पढ़ा करें तो ज्यादा बेटर समझ आएगा, ठीक है। सर सबसे पहले रेजिस्टिविटी फाइंड करनी, रो। सर रो का फॉर्मूला मैंने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ाया RA/L, शायद मैं तो यही पढ़ाया था, बाकी आप जानो, ठीक है। तो सर रो क्या आएगा चेक करेंगे जरा। R, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ R? सर 5 × 10⁻³ बिल्कुल सर, और एरिया क्या दिया हुआ बेटा 0.625 डिवाइडेड बाय व्हाट इज, और मेरे को क्या दिया लेंथ, लेंथ कितना है भैया 50 सेंटीमीटर, लेंथ है मेरे पास 50 सेंटीमीटर, तो इसका रो आना चाहिए, रो ये आना चाहिए 62.5, रो कितना आना चाहिए 62.5, ठीक है। और सर रो की यूनिट क्या होती है ओम मीटर, ओम मीटर, ये इसकी यूनिट आ गई, ठीक है। तो सीधी सीधी बात, ये फॉर्मूला मैंने आपको पहले भी कराया हुआ है। नाउ पार्ट सेकंड, सर कंडक्टिविटी फाइंड करनी है। कंडक्टिविटी इज डिनोटेड बाय कप्पा, कप्पा, और सर कप्पा का फॉर्मूला होता है 1/ρ। लीजिए अब भाई जिसको रो का वैल्यू पता है वो कप्पा इजीली निकाल लेगा। तो सर कप्पा क्या आएगा 1/ρ, रो क्या है 62.5, तो कप्पा का वैल्यू क्या आएगा 0.016 एंड इट्स यूनिट इज साइमन पर सेंटीमीटर। तो लीजिए ये कप्पा का वैल्यू आ गया, ठीक है। तो अब बढ़ते हैं आगे जरा। तो अच्छा यहाँ पर ओम सेंटीमीटर आएगा, नॉट मीटर, सेंटीमीटर आएगा, ठीक है। चाहे तो आप इसकी यूनिट निकाल के देख सकते हैं, ये मीटर स्क्वायर होगा, ये मीटर होगा, ये ओम होगा, सॉरी ये सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, ये सेंटीमीटर होगा, ये ओम होगा, सेंटीमीटर सेंटीमीटर काटेंगे विल गेट ओम सेंटीमीटर, ठीक है। ये आ गया आपके पास कप्पा। नाउ द लास्ट पार्ट इज मोलर कंडक्टिविटी, लैम्डा m नहीं है सर, और लैम्डा m का वैल्यू कैसे निकलता है कप्पा × 1000 डिवाइडेड बाय मोलैरिटी। तो लैम्डा m क्या हो गया, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कप्पा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कप्पा, कप्पा कप्पा कप्पा, वेयर इज कप्पा, अभी निकाला ये रहा 0.016 × 1000 एंड व्हाट इज मोलैरिटी, मोलैरिटी कितना गिवन है 0.05, ठीक है। तो ये फाइनल अपने पास फॉर्मूले के साथ वैल्यूज पुट हो गई, ठीक है। इसका आंसर निकालेंगे, यू विल गेट 320, लैम्डा इज इक्वल टू 320 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। लीजिए तो ये बहुत ही सरल सा एक क्वेश्चन था जो कि मैंने पहले भी ऐसा कुछ इसी का टाइप का न्यूमेरिकल मैंने पहले भी आपको कराया हुआ है, ठीक है। बहुत डेप्थ में एक्सप्लेन करने की इसको आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यदि आपने पहले के लेक्चर हमारे ढंग से पढ़े हैं तो फिर इसमें तो अब दिक्कत आनी ही नहीं चाहिए। आप क्वेश्चन पढ़ेंगे और एकदम आप हरी हो जाएगा जी, हम कर लेंगे, है ना। तो चलिए ऐसे ही और एक दो न्यूमेरिकल और डिस्कस। अच्छा ये आया था आपका जो न्यूमेरिकल आया था, ये आया था CBSE 2020 पेपर ऑल इंडिया के पेपर में आया था, ठीक है। CBSE 2020 ऑल इंडिया। नेक्स्ट न्यूमेरिकल, ये एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, आओ डिस्कस करते हैं। अच्छा ये अभी मैं आपको क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ जो थ्योरेटिकल है थोड़ा सा। ये क्वेश्चन आपको बहुत इजीली हो जाएगा यदि आपने ये चीज़ पढ़ी होगी कि सर मोलर कंडक्टिविटी जो है, मोलर कंडक्टिविटी जो है कैसे वेरी करता है डाइल्यूशन के साथ, ठीक है। तो बहुत इजीली जो है आपका काम हो जाएगा। डिस्कस करें। अच्छा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, X and Y are electrolytes on dilution molar conductivity of X increases increases 2.5 times and while that of Y increases 25 times. Which of the two is weak electrolyte and why? लो
विच ऑफ द फॉलोइंग इज वीक इलेक्ट्रोलाइट, आपसे पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज वीक इलेक्ट्रोलाइट एंड वाई। एंड वाई। अरे यार ऐसा क्वेश्चन सर, इतना आसान क्वेश्चन भी क्या फायदा दे करके, है ना, ये तो हम चलते फिरते कर देंगे। अच्छा समझो यार, एक तुमसे मैंने ग्राफ बनवाया था स्क्वायर रूट सी और लैम्डा एम का, ये समथिंग ऐसा, ये लैम्डा एम नॉट आ रहा था, ये था वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए लाइक CH3COOH, और ये कर रहा था KCl के लिए, है ना। हमने आपको वहाँ समझाया था कि अच्छा ये तो ग्राफ था, आपको पहले क्वेश्चन समझ लो। आपके पास दो इलेक्ट्रोलाइट है एक्स एंड वाई, यू हैव टू इलेक्ट्रोलाइट्स एक्स एंड वाई। दोनों इलेक्ट्रोलाइट के पास कुछ ना कुछ मोलर कंडक्टिविटी है, ठीक। आपने क्या करा, दोनों में पानी डाला, डाइल्यूशन किया। इसकी जो मोलर कंडक्टिविटी है वो जो डाइल्यूशन से पहले थी, जो कितने इंक्रीज हो गए डाइल्यूशन के बाद, 2.5 टाइम्स इंक्रीज हो गई, और इसकी इंक्रीज हुई 25 टाइम्स, ठीक है। तो आपको बताना है पहले दोनों में से वीक इलेक्ट्रोलाइट कौन है, ठीक है। अच्छा ये जो ग्राफ है ये क्या दिखाता है, KCl एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक है। इसकी जो मोलर कंडक्टिविटी है, देखो डाइल्यूशन मतलब कंसंट्रेशन को डिक्रीज करना, पीछे आ रहे हो, कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रही है, ठीक है। डाइल्यूशन कर रहे हो, कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रही है। देखो जब कंसंट्रेशन डिक्रीज कर रहे हो, इसकी मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज तो हो रही है, बिल्कुल, तभी तो ग्राफ टेढ़ा बना। अगर इंक्रीज नहीं करती तो ग्राफ सीधा बनता, ग्राफ सीधा नहीं बना, इसका मतलब इंक्रीज करी तभी तो ग्राफ टेढ़ा बना। चेक करो ना, ऐसे ये इंक्रीज करी, उल्टा हो ना, उल्टा, ये इंक्रीज करी, ऐसा उल्टा टेढ़ा ग्राफ बना। अगर डिक्रीज करती तो ऐसा बनता, अगर मोलर कंडक्टिविटी चेंज ही ना होती तो ऐसा बनता, लेकिन इंक्रीज करी ना तो ऐसा बना, ठीक है। क्योंकि अगर बहुत ज्यादा कंडक्टिविटी इंक्रीज करती, बहुत ज्यादा करती, तो ग्राफ ऐसा बनता, मतलब बिल बहुत ज्यादा टेढ़ा बनता, ऐसा। लेकिन इंक्रीज तो करी, लेकिन बहुत ज्यादा इंक्रीज नहीं करी, हल्का सा इंक्रीज करी मोलर कंडक्टिविटी KCl की। पहले कुछ और थी, लेकिन डाइल्यूशन करने के बाद थोड़ा सा बढ़ी, हल्का सा बढ़ी, हल्का सा बिल्कुल, ठीक है, ठीक। वीक इलेक्ट्रोलाइट, आप डाइल्यूशन कर रहे हैं, मोलर कंडक्टिविटी बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती, ये बहुत ज्यादा बढ़ रही है। चेक करो, डाइल्यूशन करा, कंसंट्रेशन कम करिए, बढ़ती गई, बढ़ती गई, बढ़ती, ये बहुत ज्यादा बढ़ रही है। तो इसके कंपैरिजन में ये कर्व क्या दिखा रहा है, सर डाइल्यूशन के साथ ये ज्यादा बढ़ रही है, इसके कंपैरिजन में ये तो हल्का सा इंक्रीज हो, लेकिन ये बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रहा है। तो जब मोलर कंडक्टिविटी बहुत ज़्यादा इंक्रीज होती है, जिस केस में वो वीक इलेक्ट्रोलाइट कहलाता है, और जिस केस में कम इंक्रीज होती है वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कहलाता है। अब चेक कर लो, ये इसमें कम इंक्रीज हुई, ये वीक इलेक्ट्रोलाइट, इसमें ज़्यादा इंक्रीज हुई, ये सॉरी इसमें कम इंक्रीज हुई तो ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, इसमें ज़्यादा इंक्रीज हुई तो ये वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो सर वाई इज वीक इलेक्ट्रोलाइट, वाई इज वीक इलेक्ट्रोलाइट। अब सर इसने पूछा वाई की कंडक्टिविटी, इस वाले वाई इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टिविटी ज्यादा क्यों बढ़ी, क्योंकि ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है। ऑन डाइल्यूशन, ऑन डाइल्यूशन, जब आप डाइल्यूशन करेंगे क्या होगा सर, क्या होगा, क्या होता है सर, डिसोसिएशन इंक्रीजेस, और यू कैन से आयनाइजेशन इंक्रीजेस। डिसोसिएशन बढ़ने से क्या होता है सर, सॉल्यूशन के अंदर नंबर ऑफ आयंस इंक्रीज कर जाते हैं, नंबर ऑफ आयंस इंक्रीज कर जाते हैं, और जितने ज्यादा आयंस होंगे उतनी ही ज्यादा मोलर कंडक्टिविटी, उतनी ही ज्यादा कंडक्टिविटी होगी। लेकिन सर वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में, सॉरी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में कंडक्टिविटी तो बढ़ती है, लेकिन नंबर ऑफ आयंस कांस्टेंट रहते हैं। इन केस ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, इन केस ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट मोलर कंडक्टिविटी में बहुत थोड़ा सा इंक्रीज क्यों आया, बिकॉज ऑन डाइल्यूशन क्या होता है सर, इंटर आयोनिक अट्रैक्शन डिक्रीजेस, लेकिन नंबर ऑफ आयंस रिमेन कांस्टेंट, remains same,
तो यहाँ नंबर ऑफ आयंस सेम रहते हैं, इसीलिए कंडक्टेंस बहुत ज़्यादा इंक्रीज नहीं करती, लेकिन वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में जो है नंबर ऑफ आयंस इंक्रीज करते हैं, इसीलिए वीक इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टेंस बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर जाती है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है, ये है CBSE 2020 ऑल इंडिया का क्वेश्चन। ठीक है, लीजिए CBSE 2020 ऑल इंडिया क्वेश्चन। जब तक पहले के लेक्चर नहीं देखे होंगे तब तक ये सारा सर के ऊपर जाएगा, सर ये इंट्रायनिक अट्रैक्शन क्या होता है, नंबर ऑफ आयन सेम क्यों होता है, उसमें ज़्यादा क्यों होता है, सब तभी समझ आएगा जब पहले की चीज़ें क्लियर होंगी। अदरवाइज आप सोचें कि पहली बार इस लेक्चर पे आए और आपको चीज़ें क्लियर हो जाए, नहीं हो सकता भैया कभी। ठीक है, ऐसे गलत विचार मन में मत रखना अपने। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगर आपको पहली बार में ये समझ आ जाता, सबसे पहले आपने 11th लेक्चर देखा और अभी ये समझ आ जाता, तो फिर मैं पहले के 10 लेक्चर क्यों डालता, मैं सीधा यही डालता ना, सीधी बात है यार, है ना। तो बढ़े आगे फिर। चलिए बेटा देखते हैं फिर आज का लास्ट न्यूमेरिकल। ये कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चन है एक तरह से, न्यूमेरिकल तो क्या, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी of NH4OH is equal to, आपको 4 ऑप्शन दिए हैं इसमें इज इक्वल टू में। ऑप्शन नंबर 1 इज लैम्डा नॉट NH4Cl प्लस लैम्डा नॉट NaCl माइनस लैम्डा नॉट NaOH। ठीक, ये पहला ऑप्शन दिया है आपको। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी लैम्डा नॉट NaOH प्लस लैम्डा नॉट NH4Cl माइनस लैम्डा नॉट NaCl। ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन सी लैम्डा नॉट NH4OH प्लस लैम्डा नॉट NH4Cl माइनस लैम्डा नॉट NaCl। फोर्थ ऑप्शन इज नन ऑफ दीज, डी नन ऑफ दीज। ठीक, अब सर इसमें से क्या करेक्ट होगा। पहली बात आपको लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी दिखानी बेटा इसकी NH4OH की क्वेश्चन में, हाँ NH4OH की आपको लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी शो करनी है। और सर लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी इसका मतलब आपको ये शो करना है NH4OH, इसे कैसे लिखते हैं हम, लैम्डा नॉट NH4 पॉजिटिव प्लस लैम्डा नॉट OH नेगेटिव, मतलब आपको ये शो करना है, चाहे वो दिखा दो चाहे ये दिखा दो, बोथ आर सेम थिंग। आइए जरा कोशिश करते हैं फिर सर। ये CBSE ये सैम्पल पेपर का एक क्वेश्चन था, सैम्पल पेपर में पूछा गया था ये। जरा चलिए फिर करके देखते हैं सर। लैम्डा, इसको कैसे एक्सपेंड करेंगे आप, लैम्डा नॉट NH4 पॉजिटिव प्लस लैम्डा नॉट Cl नेगेटिव प्लस लैम्डा नॉट Na पॉजिटिव प्लस लैम्डा नॉट Cl नेगेटिव, माइनस ब्रैकेट के अंदर जाएगा, साइन चेंज होगा, लैम्डा नॉट Na पॉजिटिव माइनस लैम्डा नॉट OH नेगेटिव। चलिए देखते हैं कुछ कैंसिल हो रहा है क्या। सर ये कैंसिल हो रहा है, और ठीक है, अब किसी भी हद में बचा ये और ये 4 चीजें बची। अब इन 4 का यूज करके सर ये तो नहीं आएगा, ये तो नहीं आएगा, सो दिस ऑप्शन इज इनकरेक्ट। ठीक है, इसकी बात करते हैं सर, इसे एक्सपेंड करते हैं। लैम्डा नॉट Na पॉजिटिव प्लस लैम्डा नॉट OH नेगेटिव प्लस लैम्डा नॉट NH4 पॉजिटिव प्लस लैम्डा नॉट Cl नेगेटिव माइनस लैम्डा नॉट Na पॉजिटिव माइनस लैम्डा नॉट Cl नेगेटिव। ठीक है, अब क्या कैंसिल हो रहा है सर, इससे ये कैंसिल हो रहा है। ठीक है, और Na पॉजिटिव से Na पॉजिटिव कैंसिल हो रहा है, बिल्कुल सर। क्या बचा, ये बचा। अब जरा चेक करो तो सर क्या बच गया, लैम्डा नॉट NH4 पॉजिटिव प्लस लैम्डा नॉट OH नेगेटिव, और इसे हम क्या कहते हैं, लैम्डा नॉट NH4OH।
यही तो होता है, बस ये करेक्ट ऑप्शन है। फिर भी चलिए मैं आपको ये भी सॉल्व करके दिखा देता हूँ, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। ये क्यों कर लेते हैं ये भी देख लेते हैं। लैम्डा नॉट NH4 पॉजिटिव प्लस लैम्डा नॉट OH नेगेटिव, ठीक है सर, प्लस लैम्डा नॉट NH4 पॉजिटिव प्लस लैम्डा नॉट Cl नेगेटिव, बिल्कुल सर, माइनस लैम्डा नॉट Na पॉजिटिव माइनस लैम्डा नॉट Cl नेगेटिव। लो अब सर क्या कैंसिल हो रहा है, उसे कैंसिल करो। कुछ हो रहा है क्या? कैंसिल तो हाँ एक चीज़ हो रही है, ये इससे कैंसिल हो रहा है बस, और कैंसिल करके भी वो चीज़ तो नहीं आ रही है ना, मुझे ये चीज़ चाहिए थी। तो सर सी ऑप्शन इज ऑल्सो इनकरेक्ट और डी तो वैसे भी इनकरेक्ट है। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सेकंड, तो ये आपका आंसर है। तो ये आप तभी कर पाते जब आपका कोलराश रूल वाला लेक्चर हो पाता ढंग से। तो ये था आज का लेक्चर जिसमें मैंने आपको CBSE 2020 में आए बोर्ड न्यूमेरिकल्स कराए, ठीक है। ये लेक्चर आपको तभी समझ में आने वाला था जब तक आपने पहले 10 लेक्चर देखे होते या आपको थ्योरेटिकल पार्ट कंप्लीट क्लियर होता, क्योंकि ऐसे ही मैंने ढेर सारे न्यूमेरिकल अपने यूट्यूब चैनल पे डाले हुए हैं। देखिए मैं कोई भी हमारे चैनल पे कोई भी लेक्चर बिना न्यूमेरिकल के नहीं आएगा। अगर टॉपिक करा रहे हैं तो न्यूमेरिकल साथ साथ होगा। तो अगर आप बोर्ड एग्जाम की पूरी तैयारी करना चाहते हैं फिजिक्स केमिस्ट्री की विद न्यूमेरिकल्स एंड कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस, तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।